चलिए आज हम बात करेंगे, ठीक है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, इसी को कई बार पेपर में आ जाता है, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए, चालक का स्थितिज ऊर्जा कहे या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहे, दोनों का बात एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। क्यों एक है? क्योंकि जो संधारित्र बनता है वो चालक से ही बनता है, ठीक। तो अगर चालक की स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है, दोनों का अर्थ एक रहेगा, क्योंकि संधारित्र किससे बनता है? चालक से। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? चलिए, तो आज हम उसी पे चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है अगर मान लीजिए पेपर में आ गया संधारित्र की क्या स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अगर पेपर में आ गया कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बताइए, या चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो ध्यान दीजिए, जब किसी चालक को या संधारित्र को हम आवेश देते हैं, तो आवेश देने के दौरान जो कार्य होता है वो कार्य ही क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब आप कहेंगे सर कैसे कार्य होता है? क्या अगर हम संधारित्र को चार्ज दे रहे हैं तो हम तो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कार्य कर रहे हैं, वो आवेश खुद कार्य कर रहा है। जो आवेश चालक या संधारित्र में जा रहा है, आपके कार्य की बात नहीं हो रही है, वो आवेश खुद कार्य कर रहा है। देखिए कैसे कार्य कर रहा है, वो चीज समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक चालक है, ये चालक है, ठीक। हमने इसको क्या किया? किसी विद्युत स्रोत से क्या किया? जोड़ दिया। अब ये विद्युत स्रोत क्या करेगा? इसको आवेश देगा। समझिएगा भावनाओं को, कैसे कार्य हो रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, कार्य करते कब है? क्यों कार्य करते हैं? क्योंकि कोई चीज जब हमारा विरोध करता है तभी हमें उस पर बल लगाना पड़ता है, और बल लगाने के बाद जब हम उसके स्थिति को बदलाव करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तभी हम कहते हैं कि हमने कार्य किया, तभी कार्य होता है। नहीं कार्य करने की जरूरत क्या है? अगर हम ये कहें कि ये मार्कर है, हम ये कह दें कि मार्कर इस पे लिख दो, अगर ये मार्कर लिख दे तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नहीं लिखेगा कहने से हमें इसको लिखना पड़ेगा। मतलब ये मार्कर जो है हमारा विरोध कर रहा है, फिर भी हम इससे क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो हमें लिखने के लिए क्या करना पड़ा? बल लगाना पड़ा, और बल लगा करके इसको इधर उधर खिसकाना पड़ रहा है। तो हमने क्या किया? कार्य किया। समझ में आई बात? तो कहीं भी कार्य अगर होता है तो ये समझ लीजिए, जिस वस्तु पर आप कार्य कर रहे हैं या जिस वस्तु को इधर से उधर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वहां पर वो वस्तु आपका विरोध कर रहा है, तभी आपको बल लगाना पड़ा, क्योंकि बिना बल का कार्य नहीं होता है, तो आपको बल लगाना पड़ रहा है, तभी कार्य हो रहा है। ये तो क्लियर है ना? तो उसी तरह से देखिए, जब आप इस विद्युत स्रोत से आप इसको आवेश देंगे, तो जैसे ही इसका पहला आवेश यहाँ आएगा, समझना, पहला आवेश जैसे यहाँ आएगा तो पहले आवेश को आने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसका कोई विरोध करने वाला नहीं है, कोई विरोध करने वाला नहीं है, ये आराम से एकदम बिंदास आ जाएगा। अब जैसे ये आएगा तो ये तुरंत अपने चारों ओर अपना फील्ड बना लेगा, ऐसे बना लिया। अब ये दूसरा जब आवेश यहां से आएगा तो ये अब फील्ड इसका बन चुका है, ठीक। तो उसके फील्ड में जब ये आएगा तो पहला वाला क्या करेगा? बल लगाएगा। क्या करेगा? बल लगाएगा। तो उस बल के विरुद्ध दूसरे वाले को कार्य करना पड़ेगा। समझ में आई बात? फिर दूसरा वाला भी मान लो आ गया कार्य करके, कुछ कार्य दूसरा वाला, ये मान लो पहला वाला था, ये दूसरा वाला आवेश आ गया,
पहला वाला कार्य W1 कर दिया, पहला वाला कार्य कुछ नहीं किया, दूसरा वाला कार्य, पहले वाले का कार्य 0, दूसरा वाला आया तो कार्य किया। अब जब तीसरा आवेश आएगा तब तक दूसरा भी अपना फील्ड बना चुका होगा, अब तीसरे को और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों मिलके उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो जब दोनों विरोध करेंगे तो तीसरे वाले को ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इस तरह से जितने भी आवेश बारी बारी से आएंगे उन सभी आवेशों को कार्य करना पड़ेगा, और जितना कार्य होगा ये सब कार्य इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। समझ में आई बात? ये मत समझिएगा कि हम किसी चालक को आवेशित कर रहे हैं तो हम कार्य कर रहे हैं, हम नहीं, वो आवेश खुद कार्य करेगा जो उस चालक के अंदर जाएगा। और क्यों कार्य करेगा? क्योंकि वहां पर पहले से जो आवेश रहेगा वो उसका विरोध करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसलिए दूसरे तीसरे चौथे आवेश को जाने में कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य उस चालक की क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। समझ में आई बात? तो अगर कोई कहे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा या चालक की स्थितिज ऊर्जा, अगर मान लो आ गया संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो आप यही कहोगे किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। लेकिन अगर आ गया चालक की स्थितिज ऊर्जा तो वही चीज उसमें लिखोगे, बस संधारित्र की जगह क्या लिखोगे, चालक लिखोगे। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ गया? तो देखिए यहां पर हम संधारित्र लिखे हैं तो हम लिखेंगे किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र की क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। समझ में आ गई बात? अगर आता है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बताइए, तो आप यही कहोगे किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अगर आ गया चालक की स्थितिज ऊर्जा बताइए, तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी हर हाल में आपको कार्य का ही गणना करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा उतनी ज्यादा उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर कार्य कम किया गया तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। आप अगर सेलफोन को चार्जर के थ्रू किसी बोर्ड से जब जोड़ते हो तो सेलफोन चार्जर जो है क्या करता है, चार्जर करता है एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। जो एसी करंट है ना उसको डीसी में बदलने का कार्य करता है, और वही कार्य जाकर के सेलफोन में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, और वही स्थितिज ऊर्जा से आपका सेलफोन काम करता है, तो कार्य करता है। समझ में आ गई बात? तो उसी तरह से अगर कोई चालक हो, कोई संधारित्र हो, अगर उसको आवेशित करेंगे, आवेश देंगे, तो आवेश देने में जो कार्य होगा वो कार्य उसकी क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक, यानी अगर हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो तो हमें किसकी गणना करनी होगी, कार्य की। हम कार्य की गणना कर लेंगे, वो कार्य ही उसकी क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ गई बात? अब देखिए कार्य की गणना कैसे करते हैं। मान लीजिए ये चालक प्लेट है या संधारित्र का प्लेट है, हमने इसको पहले कोई आवेश नहीं दिया, हमने इससे पहले कोई आवेश नहीं दिया, यानी ये बिना आवेश का था, इस पर कोई आवेश नहीं था, तो उस समय इसका विभव क्या रहा होगा, और आवेश क्या था, 0। अब हमने इसको आवेश दे दिया कितना, 0 से इसका आवेश कर दिया कितना, Q कूलम, तो इसका विभव 0 से कितना हो गया, V वोल्ट। आपको पता है कि किसी चालक को अगर हम आवेश देते हैं तो जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे उसका विभव बढ़ेगा। तो पहले विभव 0 था, आवेश भी, हमने आवेश को कितना कर दिया,
तो विभव कितना हो गया, V वोल्ट। तो कार्य कितना हुआ, कार्य के लिए देखिए, माना किसी संधारित्र को Q कूलाम का आवेश देने पर उसका विभव शून्य से V वोल्ट हो जाता है। समझ में आई बात। मान लिया किसी संधारित्र को हमने Q कूलाम का आवेश दिया तो उसका विभव 0 से कितना हो गया, V वोल्ट हो गया। तो औसत विभव कितना हुआ, अगर विभव 0 से V वोल्ट हो गया तो औसत विभव, औसत विभव कैसे निकालेंगे, पहले का विभव और अंतिम का विभव जोड़ेंगे। तो पहले विभव कितना था और अंत में कितना हुआ, बटे 2। तो औसत विभव हो गया 1/2 V वोल्ट, इतना हो गया। कार्य कितना हुआ, किया गया कार्य, जब आपने आवेश दिया तो कार्य कितना किया, तो कार्य W बराबर, फॉर्मूला होता है औसत विभव गुणे आवेश, यही सूत्र होता है कार्य का। औसत विभव है 1/2 V और आवेश कितना है Q, बड़ा वाला Q अगर दिए हैं तो बड़ा वाला Q, ठीक। तो इतना कार्य आपको करना पड़ेगा, ठीक। किसी संधारित्र को या किसी चालक को अगर आप आवेश दे रहे हैं Q कूलाम का और उसका विभव 0 से V वोल्ट हो जा रहा है तो आपको इतना कार्य करना पड़ेगा। हाँ, दो स्थिति हो गई ना, पहली स्थिति 0 था और दूसरी स्थिति V हो गया, तो औसत क्या होगा, 2 से भाग दे देंगे। अगर 3 स्थिति होती तो 3 से भाग देते। जैसे आप सभी का औसत निकालना है कि आप सभी का औसत भार क्या है, तो सबका अलग अलग भार जोड़ के और जितनी आपकी संख्या है उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। समझ आएगा। उसी तरह से यहाँ भी आपको करना है। तो यहाँ पे 2 स्थिति है, एक पहली स्थिति जब 0 था और एक बाद की स्थिति जब V हुआ, तो 2 स्थिति हुआ ना, इसीलिए 0 + V में 2 से भाग दिया हमने, तो औसत विभव निकल जाएगा। सही है। अब देखिए इतना कार्य हुआ, यदि मान लीजिए जिस चालक को आपने आवेश दिया उसकी धारिता रहेगी कि नहीं रहेगी, चालक कितना हो, छोटा बड़ा हो, धारिता तो होती है उसकी। तो यदि चालक की धारिता, यदि चालक, मान लीजिए चालक है तो चालक, नहीं तो संधारित्र है तो संधारित्र, जो भी है, की धारिता क्या है, C फैरड है, C फैरड है। जिस भी संधारित्र को अगर आवेश दे रहे हैं तो संधारित्र की धारिता C फैरड है, अगर चालक को आवेश दे रहे हैं तो चालक की धारिता C फैरड है, ठीक। अगर धारिता C फैरड है तो ध्यान दीजिएगा C बराबर क्या होगा, Q/V। यहां से अगर Q का मान निकालो तो V का इधर गुणा हो जाएगा, तो Q बराबर क्या आएगा, CV, नहीं दिख रहा, Q बराबर क्या आएगा, इतना आया, सही है। अब यहां से Q का मान अगर आप निकालोगे तो Q बराबर क्या आएगा, V का इधर गुणा, तो Q बराबर हो जाएगा CV। समझ में आई बात। अब इस Q का मान CV अगर इस फार्मूले में रख दो, Q के जगह अगर ये CV रख दो तो आपको W बराबर क्या मिलेगा, हाफ V, और Q के जगह रख दिया हमने CV। तो अब देखो गुणा करोगे तो W बराबर क्या आएगा, हाफ C, और V 2 बार है तो V का, ठीक। तो इतना कार्य हो जाएगा। ये कार्य जो निकल के आ रहा है वो विभव और धारिता के पद में, ये जो कार्य निकल के आया है वो विभव और आवेश के पद में, 2 कार्य की गणना हो गई। देखिए दोनों में जो कार्य निकालेंगे आप मान रख के तो दोनों का कार्य बराबर ही आएगा। फर्क क्या है कि अगर विभव और आवेश दिया है, कार्य पूछ रहा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर धारिता, संधारित्र की धारिता और विभव दिया है और कार्य पूछ रहा है
तो इस फार्मूला को लगा देंगे। आगे देखते हैं, आगे देखिए। अब देखिए C बराबर Q बाई V है, सही है। अगर हम यहाँ से V का मान निकालें, V को यहाँ भेज दें, C को यहाँ भेज दें, तो V बराबर आएगा Q बाई C। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि V बराबर होता है Q बाई C, सही है। अब ये V का मान इसमें रख दो, तो जब V का मान आप रखोगे, ध्यान देना, ये V का मान जब यहाँ पे रखोगे तो W बराबर हो जाएगा हाफ C, और V की जगह ये रख दोगे तो Q बाई C का होल स्क्वायर होगा। तो W बराबर आएगा हाफ C, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई C से स्क्वायर, तो W बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये भी देखो कार्य का ही सूत्र है, ठीक है। लेकिन ये जो कार्य है वो किसके पद में है? आवेश और धारिता के पद में, ठीक है। यानी कार्य की गणना अगर आपको करनी होगी तो दो वैल्यू दिया होगा, चाहे वो विभव और आवेश की वैल्यू दी हो तो इससे कार्य निकाल लोगे, चाहे वो धारिता और विभव का फॉर्मूला मान दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा दोगे, चाहे आवेश और धारिता दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा के कार्य निकाल लोगे। और ये कार्य जो हमने ज्ञात किया है ना, यही कार्य क्या कहलाता है? इसका मतलब ये कार्य ही सब क्या है? स्थिति ऊर्जा है। समझ में आ गई बात? यहाँ लिखेंगे चूंकि कार्य ही क्या कहलाती है? स्थिति ऊर्जा कहलाती है, ठीक। कार्य ही स्थिति ऊर्जा कहलाती है, और स्थिति ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। किससे? तो जो जो कार्य आपने निकाला है ना, इस सब में W के जगह आप क्या रख दोगे? U। बस कुछ नहीं करना है, W की जगह क्या रख रहे हैं? तो अगर यहाँ W की जगह U रखेंगे तो क्या आएगा? U बराबर हाफ V इंटू, तो स्थिर ऊर्जा का एक सूत्र मिला। अगर इसमें रख देंगे W की जगह U तो दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा, U बराबर हाफ, ठीक, मान लो यहाँ रख दें U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ये भी मिल गया। अगर तीसरे के जगह यहाँ भी W रख दोगे U तो क्या आएगा? हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये भी स्थिर ऊर्जा का सूत्र हो गया। समझ आया? तो स्थिर ऊर्जा के तीन फॉर्मूले मिले हैं, और सबका मान अगर रख के निकालोगे तो सबकी वैल्यू बराबर ही आएगी। हर क्या है कि इसमें V और Q का मान रख के निकालना है, इसमें C और V का मान रख के निकालना है, और इसमें Q और C का मान रख के निकालना है। ये हो गया संधारित्र की स्थिर ऊर्जा का सूत्र। इसमें सबसे ज्यादा जो यूजफुल फार्मूला है वो यही है, 1/2 CV स्क्वायर। किसी भी संधारित्र की स्थिर ऊर्जा की जब बात करेंगे तो वहां हाफ CV स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। इन सब का यूज कम होता है, न्यूमेरिकल में होता है। न्यूमेरिकल में भी सबसे ज्यादा इसी का यूज होगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है स्थिर ऊर्जा का। तो चाहे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहे या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहे, वो दोनों की स्थिर ऊर्जा यही होंगे। आपको करना क्या है? चालक को आवेश देना है, आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा, तो उसका औसत विभव निकाल लेना। कार्य का फॉर्मूला है औसत विभव गुणे आवेश, तो औसत विभव रख देना है, जितना आवेश आपने दिया वो आवेश रख देना, ये मिल जाएगा, ठीक। ये कार्य मिल गया। अब आप जिस चालक को या जिस संधारित्र को आवेश दे रहे हैं उसकी धारिता है तभी तो दे रहे हैं। अगर वो अपने अंदर आवेश न रखे तो आपको आवेश देने की जरूरत क्या? इसका मतलब है कि उसकी धारिता है। तो ये लिखा है यदि चालक या संधारित्र की धारिता C फैरेड है तो C बराबर क्या होता है? तो अगर Q निकालोगे तो C भी हो जाएगा। ये Q का मान यहाँ रख दो तो देखो ये दूसरा कार्य मिल जाएगा। फिर यहीं से देखो अगर V निकालोगे, V का मान, तो Q बटा क्या आएगा? C आएगा। देखो अब V का मान Q बटा C, V की जगह रख दो, देखो रखा गया, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। चूंकि कार्य स्थितिज ऊर्जा है तो जहां जहां W है वहां सब जगह क्या रख दोगे? U, क्योंकि स्थिर ऊर्जा को U से प्रदर्शित किया जाता है। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा या संधारित्र की स्थिर ऊर्जा आपको मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, किसी भी चालक या किसी भी संधारित्र को अगर हम आवेशित कर रहे हैं, उसे आवेश दे रहे हैं, तो जो कार्य होगा वो कार्य ही उसकी क्या कहलाएगी? स्थिति ऊर्जा कहलाएगी।
वो कार्य कौन करेगा? आवेश। आपको नहीं करना है, कौन करेगा? आवेश ही कार्य करता है, जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब इसके आगे हम बात करेंगे संधारित्र की ऊर्जा घनत्व। देखिए, जो टॉपिक आपका चलने जा रहा है वो परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, संधारित्र के प्लेटों के बीच क्या ऊर्जा घनत्व? ध्यान देना, संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऊर्जा घनत्व वाला। ठीक, देखिए हम क्या करें, एक संधारित्र बनाते हैं। यहां पर देखिएगा, ये मान लीजिए एक संधारित्र है। ए दीपेश, बाबू दीपेश हो, देखो जी, ये संधारित्र है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ये है और इनके बीच की दूरी क्या है? डी है। एक को हमने क्या किया, विद्युत स्रोत से, और दूसरे को संधारित्र रेडी हो गया। ठीक, अब इसके बीच का हमें ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या होता है, समझिए, एकांक आयतन की ऊर्जा। घनत्व का मतलब होता है कि एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी, उसी को बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। ठीक, तो हमें पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा की बात करनी होगी। और ऊर्जा क्या होता है? किया गया कार्य कौन सा? संधारित्र को आवेशित करने में। संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ही तो उसकी स्थिर ऊर्जा है। तो हम वो स्थिर ऊर्जा निकालेंगे और फिर संधारित्र के आयतन से भाग दे देंगे, तो एकांक आयतन की ऊर्जा आपको मिल जाएगी, जिसे आप ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रश्न आता है पेपर में तो आप यही लिखेंगे, संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन की ऊर्जा। संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन की ऊर्जा को क्या कहेंगे? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। समझ में आई बात? संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन की ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान देना, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा घनत्व बराबर होता क्या है? देखिए, ऊर्जा घनत्व बराबर, देखो एकांक आयतन की ऊर्जा की बात हो रही है ना, एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगा उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। अगर मान लो, समझो यहाँ पे 10 आम का दाम 20 रुपया, तो एक आम के दाम को रुपया, अरे भाई 10 आम के दाम 20 रुपया, तो एक आम के दाम कैसे पता चला? 20 में 10 से क्या किए? इसमें इससे भाग दे दिए, तो एक आयतन का एक आम का दाम निकल गया। उसी तरह से अगर समझो ध्यान से, भी आयतन में कुल ऊर्जा अगर 1/2 CV स्क्वायर है, तो एकांक आयतन में कितना होगा? तो क्या करोगे? इसमें इससे, जैसे यहां दी हो, सही है ना? तो देखिए, एकांक ऊर्जा घनत्व तो कहता है कि एकांक आयतन की ऊर्जा, यानी एकांक आयतन की ऊर्जा का मतलब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज बट्टा क्या क्या आयतन, क्या आयतन है, ये आयतन है ना,
इतने आयतन में इतनी ऊर्जा है तो एक आयतन में इतना बटे भी, यही हुआ ना। तो स्थितिज ऊर्जा बटे आयतन, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, हाफ सी वी, यही है, बटा आयतन। तो देखिए इसका आयतन क्या होगा, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, यही होता है ना। तो देखिए ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में आ गया आपका लंबाई गुणे, और ये इनके बीच की दूरी है, तो ये हो गया h की जगह, ठीक। तो क्षेत्रफल गुणे h अगर करें तो आयतन निकल जाएगा, क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई मिल गया, ठीक, और ऊंचाई की जगह क्या मिल गया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे हो गया ना, यानी a इंटू डी, क्या मिला, a इंटू डी, ये हो गया आयतन। क्लियर है, आयतन समझ में आया। पुनः एक बार देखो, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे गुणे, ये आयतन है। देखो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आयतन का एक सूत्र ये भी आप चाहो तो देख लो, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कहो चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कहो, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया क्षेत्रफल और ये ऊंचाई है। क्षेत्रफल यहाँ पर क्या माने हो, a, और यहाँ पर ऊंचाई इनके बीच की दूरी हो गई, तो आयतन क्या हो गया, उसी आयतन से भाग दे दो, उसी आयतन से क्या करो, भाग दे दो। ऊर्जा घनत्व तो सिग्मा बराबर इतना आ जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, चूंकि V बराबर क्या होता है, E इंटू होता है ना, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र होगा नहीं होगा, और इनके बीच की दूरी d है, तो विभव बराबर होता है E इंटू, ये E इंटू डी यहाँ रख दो V की जगह, तो सिग्मा बराबर क्या आएगा, हाँ C V की जगह हो गया E इंटू डी का बटे AD, सही है, क्लियर ना। अब देखो सिग्मा बराबर 1/2, ये C है, E इंटू डी यानी सी ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बटा AD, सही है। अब क्या करो, डी स्क्वायर को काट दो, डी से हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 सी ई स्क्वायर इंटू बटा A। चूंकि C बराबर संधारित्र की धारिता का मान कितना होता है बताओ, क्यों भाई जी, बकलोलिया जब बीच में हवा हो तो संधारित्र की धारिता क्या होता है, ये नहीं होता है। जब संधारित्र के प्लेटों के बीच में हवा हो तो C का मान इतना होता ही नहीं होता है। ये मान यहाँ C के जगह रख दो, ये मान C के जगह रख दो, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/2 C के जगह A एप्सिलॉन नॉट बाई इंटू E स्क्वायर इंटू बटा, देखो A से A D से D, तो सिग्मा बराबर आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यही आया ना। ये हो गया संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। देखो ये एप्सिलॉन नॉट है और ये स्क्वायर है। पेपर में क्या पूछा था, संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व इतना सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए इसको, तो ऐसे ही ये सिद्ध होगा। समझ आई बात। अगर पूछ देता है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व को स्पष्ट कीजिए, मतलब ऐसे आपको दिखाना है। अगर पूछता है एक नंबर में ऊर्जा घनत्व है क्या, तो संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन की ऊर्जा क्या कहलाती है, बस यहीं तक लिखना है। अगर एक नंबर में, जैसे 2 नंबर में आए तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, और डेरिवेशन करना बहुत कठिन नहीं है। ऊर्जा घनत्व तो आपको पता है कि एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन में जितना ऊर्जा होगा वही ऊर्जा घनत्व होगा, और एकांक आयतन की ऊर्जा निकालने के लिए आप क्या करोगे, ऊर्जा में आयतन से भाग दे दोगे, तो ऊर्जा बटे, अब स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला भी पढ़े हो, इतना होता है, पढ़े हो ना, तो ये रख दो, और आयतन ये है AD, ठीक। अब देखो यहाँ V का मान E इंटू डी रख दो, ठीक, E स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा, देखो D से D स्क्वायर कट गया, D बचा है, ये बचा। अब यहाँ C का मान होता है इतना,
ये सी का मान रख के काट दो आगे आंसर, कुछ नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को, ठीक है। और इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आपका जो ये चैप्टर था विद्युत, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब इसके न्यूमेरिकल्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आपको पढ़ने के लिए।